हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चैप्टर नया स्टार्ट करने वाले आज हम। ओके, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स का। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 मिला करके एक यूनिट बनाते हैं, समझ गए? इकाई 2। क्या बनाते हैं? इकाई 2। चैप्टर नंबर 1 था भौतिक जगत, चैप्टर नंबर 2 था मापन, है ना, मापन एवं मात्रक, वो भी समाप्त हो गया। अब इकाई नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, मतलब अब हम पढ़ने वाले हैं इकाई 2। इकाई 2 में हमारे पास में 2 चैप्टर हैं, 2 अध्याय हैं। पहला अध्याय है भैया सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति, और दूसरा अध्याय है समतल में गति, समतल में गति। ये चैप्टर जैसा किताब में दिया है ना, वैसा मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको। जैसे चैप्टर किताब में कैसे दिया है, वेक्टर यानी सदिश रख दिया है चैप्टर नंबर 4 में, और एक विमीय गति यानी सरल रेखा में गति रख दिया है चैप्टर नंबर 3 में। तो पहले मेरे को आपको सदिश का ज्ञान देना पड़ेगा, उसके बाद मैं चैप्टर नंबर 3 पे आऊँगा। मतलब चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊँगा, फिर चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊँगा। इन सब बातों से आपका कोई मतलब नहीं है। आप केवल इसको एक इकाई फील करिए। इस इकाई के 2 भाग हैं, एक सरल रेखा में गति और एक समतल में गति। नाम से ही स्पष्ट है। सरल रेखा में गति मतलब आप किस में चलेंगे? सीधे रास्ते में चलेंगे। किस में चलेंगे? सीधे रास्ते पे चलेंगे। बेटा सरल रेखा में गति का दूसरा नाम कहलाता है एक विमीय गति। क्या कहलाता है? एक विमीय गति। अभी आपने विमा पढ़ा था, विमा पढ़ा था। विमा का मतलब होता था घात। क्या होता था? मूल राशियों की घातें होती थी ना, m की पावर 2, 1 जो भी होती थी, उनको हम क्या बोलते थे? विमाएं। क्या बोलते थे? ये वो वाला विमा नहीं है, ये थोड़ा अलग है, ये अलग टाइप का विमा है। विमा का मतलब यहाँ पे होता है डायरेक्शन। क्या होता है? मतलब दिशाएं। डायरेक्शन मतलब दिशाएं। थोड़ा सा 3D एप्लीकेशन लगेगा इसमें, हम कमरे में पढ़ा पाएंगे, मगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो में, उनको थोड़ा सा वीडियो के बाहर निकल करके सोचना पड़ेगा। जो बच्चे यहाँ बैठे हैं उनको तो क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि मैं बात करूँगा इस कमरे के अंदर। तो ये कमरा 3D है, मगर ये बोर्ड क्या है? 2D है। क्या है ये बोर्ड? क्यों है 2D? क्योंकि इस बोर्ड में केवल 2 विमाएँ हैं। एक तो इस बोर्ड की लंबाई और एक इस बोर्ड की ऊंचाई। हाँ यहाँ आ जाओ। एक तो इस बोर्ड की लंबाई और एक तो इस बोर्ड की ऊंचाई, 2 ही विमाएँ हैं भैया। तो मुझे जो बात करनी है मैं 2 ही अक्ष में कर पाऊंगा, या तो इसमें या तो इसमें। तो ये बोर्ड मेरा क्या हुआ? द्विविमीय। क्या कहलाया बेटा? और बेटा द्विविमीय स्पेस, जगह को ही हम समतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समतल। ये समतल है, ये जो अपना बोर्ड है ये क्या है? समतल है। दिख रहा ना समतल? तो इसलिए इसको समतल में गति भी बोलते हैं, इसी को समतलीय गति भी बोलते हैं, और इसी को द्विविमीय गति भी बोलते हैं। तो चाहे आप समतल में गति बोल लें, या समतलीय गति बोल लें, या द्विविमीय गति बोल लें, बच्चों ये एक ही बात है। समझ में आया? चाहे आप समतल में गति बोल लें, समतलीय बोल लें, या द्विविमीय गति बोल लें। तो भैया हमने क्या पढ़ लिया? एक विमीय गति। हमने जान लिया द्विविमीय गति मतलब 2 विमाओं वाली गति। 2 विमा मतलब 2 दिशाओं वाली गति, है ना? 2 दिशाओं वाली गति, है ना? लंबाई चौड़ाई या लंबाई ऊंचाई। जैसे छिपकली चलती है बेटा, छिपकली चलती है, इस बोर्ड में छिपकली चलेगी तो 2 ही दिशा तय करेगी, या तो वह इस तरफ चलेगी लंबे में, या तो इस तरफ चलेगी ऊंचे में। बोलो हाँ या ना? किस में चलेगी? ऊंचे में। समझ में आया ना? तो या तो वो लंबे में चलेगी या तो वो ऊंचे में चलेगी। तो जो छिपकली है या तो वो लंबे में चलेगी या ऊंचे में चलेगी। तो छिपकली की गति क्या है? द्विविमीय गति। कैसी गति है? द्विविमीय गति। समझ में आया? कीड़ा कोई जमीन में चल रहा होता है तो या तो वो लंबाई में चलेगा या चौड़ाई में चलेगा। जमीन की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? जमीन की, फर्श की बात कर रहा हूं। तो ये फर्श है, तो कीड़ा या तो इधर चलेगा लंबाई में, या चलेगा किस में? चौड़ाई में। तो कैसी गति है? द्विविमीय। क्योंकि ये गति 2 अक्षों के अधीन है, x अक्ष के अधीन और y अक्ष के अधीन। हाँ या ना? परंतु मेढक के बारे में विचार करिए।
मेढक की गति त्रिविमीय गति है। कैसी गति है? मेढक जो होता है वो लंबाई में भी चल सकता है, चौड़ाई में भी चल सकता है, और हो सकता है उछल जाए। मेढक क्या हो गया? उछल गया। जैसे यहाँ से इस पॉइंट से नीचे से एक मेढक उछल करके इधर आ गया, तो उसने x भी चला, उसने y भी चला, और ऊपर की तरफ z भी चला। तीनों दिशाओं में उसने कूदा है। चला है कि नहीं चला? तो भैया तीनों दिशाओं की गति कहलाती त्रिविमीय गति। क्या कहलाती है? जी हाँ, 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं त्रिविमीय गति। ठीक है ना? तो इस चैप्टर में हम मेनली इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं गति के बारे में। तो गति, सरल रेखा में गति यानी एक विमीय गति, समतल में गति को कह लो द्विविमीय गति, इसी को समतली गति, और एक गति और आएगी जिसका नाम है त्रिविमीय गति। और आप अब तक समझ चुके होंगे कि सर त्रिविमीय गति, त्रिविम मतलब आसमान, त्रिविम मतलब जिसको इंग्लिश में स्पेस बोलते हैं, या आकाशीय गति। कौन सी गति? क्योंकि जब आप त्रिविम में है, जब आप स्पेस में है, जैसे कोई एरोप्लेन इधर से उठ रहा है, यूं जा रहा है, तो देखो ध्यान से, लंबाई ट्रेवल कर रहा कि नहीं कर रहा, चौड़ाई भी ट्रेवल कर रहा कि नहीं कर रहा, और ऊपर भी उठ रहा मतलब ऊंचाई भी ट्रेवल कर रहा है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ट्रेवल कर रहा कि नहीं कर रहा? यस और नो? तो ऐसी गति को बोलते हैं त्रिविमीय गति। क्लियर हो गया ना? तो भैया ये तो 3 प्रकार की गतियाँ आज के चैप्टर में हम स्टार्ट करने वाले हैं। बारी बारी करके हम गति का विश्लेषण करेंगे, गति के अंदर जाएंगे, देखेंगे 3 प्रकार की गतियाँ किस प्रकार की होती हैं। सर इतना सब कुछ तो आपने बता दिया, परंतु आपने गति नहीं समझाया कि गति क्या होती है। गति को भाई इंग्लिश में आप बोलते हैं मोशन। क्या बोलते हैं? मोशन। समझ गए? मोशन। गति क्या है बच्चों? गति एक अवस्था है। गति क्या है? किसी भी कण की, किसी भी पदार्थ की, किसी भी चीज की अवस्था है ना? अवस्था है तो गति अवस्था है। तो भैया गति के प्रकार के बाद में आते हैं। अब हम पहले पढ़ते हैं गति क्या है। इंग्लिश में मोशन बोलते हैं, है ना? गति, कोई चीज गति में है तो भैया गति क्या है? गति को एक अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल रूप से किसी भी कण की 2 अवस्थाएं हैं। मूल रूप से किसी भी कण की कितनी अवस्थाएं हैं? 2 अवस्थाएं हैं। एक, या तो वो स्थिर अवस्था में है। किस अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है। या तो वो गति अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? संधि के नियमों को पालन करके ये बन जाता है गत्यावस्था। क्या बोलते हैं? और ये बन जाता है स्थिरावस्था। क्या बनता है ना? हिंदी तो आप लोग को बहुत अच्छी आती, मुझसे भी अच्छी आती, तो आप जानते होंगे कि ये गत्यावस्था है और ये स्थिरावस्था है। तो बच्चों ये गत्यावस्था मतलब बॉडी जो है गति में है, और स्थिरावस्था मतलब बॉडी जो है स्थिर है। स्थिर को इंग्लिश में बच्चों रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्ट। और गत्यावस्था को क्या बोलते हैं? मोशन। समझ में आया ना? तो भैया गति क्या है? एक अवस्था है। गति क्या है? अवस्था है। जैसे मैंने कहा हम बीमार हैं। हम क्या हैं? बीमार होना एक अवस्था है। बीमार होना क्या है? अवस्था है भाई। बीमार हो गए तो अवस्था गड़बड़ है हमारी। ठीक? यस। ऐसे ही गत्यावस्था। तो गत्यावस्था की परिभाषा क्या है कि किसी चीज़ की गति अवस्था की परिभाषा क्या है? कैसे देंगे हम? मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे? हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई चीज़ गति में है? अगर कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष अपना स्थान बदले, अपना स्थान इस, तो वह गत्यावस्था में कहलाती है। समझ में आया? अगर कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष में स्थान बदले तो वो किस अवस्था में कहलाती है? गत्यावस्था में। और अगर कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष में स्थान ना बदले तो वो कहलाती है स्थिर अवस्था में। किस में कहलाएगी? अगर स्थान बदले तो गत्यावस्था, स्थान ना बदले तो स्थिर अवस्था। ठीक है ना? अब आप एक सवाल कह सकते हैं कि सर क्या हम निरपेक्ष स्थिर या हम निरपेक्ष गत्यावस्था में हो सकते हैं क्या? एक बढ़िया सवाल। निरपेक्ष मतलब कि सब के लिए। निरपेक्ष मतलब जैसे सूर्य सब के लिए है। समझ गए ना?
सूर्य सबके लिए है और सूर्य का प्रकाश हम सब के लिए निरपेक्ष है। निरपेक्ष मतलब सूर्य अपेक्षित नहीं है, सूर्य अपेक्षित नहीं है कि मैं इसे कम दूं, मैं इसे ज़्यादा दूं, है ना। इसीलिए सूर्य ईश्वर है। इसीलिए सूर्य क्या है? ईश्वर है। ईश्वर माना जाता है सूर्य देव को, क्योंकि वो निरपेक्ष हैं सबके लिए। तुम्हें भी उतनी लाइट मिलेगी जितनी मुझे मिलेगी, तुम्हें भी उतना प्रकाश मिलेगा जितना मुझे मिलेगा, हाँ या ना। चांद सबके लिए निरपेक्ष है, वायु सबके लिए निरपेक्ष है, ठंडी गर्मी जितनी चीज़ें हैं, जितनी ऑक्सीजन वातावरण में आपको मिल रही है, मेरे को भी उतनी ही मिल रही है। ये चीज़ें क्या हैं? निरपेक्ष हैं। जो किसी की चिंता करके, किसी का रंग रूप देख करके बंटवारा ना हो, जिनका जो इसके लिए अलग और उसके लिए अलग ना हो, वो कहलाते हैं निरपेक्ष। समझ में आया? और जो बदलें उनको बोलते हैं सापेक्ष। क्या बोलते हैं? सापेक्ष। उनको क्या बोलेंगे? सापेक्ष। समझ में आया? आप किसी व्यक्ति का आपके प्रति व्यवहार अलग है, दूसरे व्यक्ति के प्रति उसी व्यक्ति का व्यवहार अलग है। आपसे बड़े चिढ़ करके बात करता है, दूसरे व्यक्ति से बड़े प्रेम से बात करता है। इसका मतलब क्या है? ये सापेक्षिता है। क्या है ये? सापेक्षिता है। समझ गए ना? और जो शक्तियाँ होती हैं, बड़ी शक्तियाँ, वो सापेक्षिक नहीं होती हैं, वो निरपेक्ष होती हैं। क्या होती हैं? निरपेक्ष। क्लियर हो गया? आइए बात करते हैं। तो बच्चों, मैं सवाल कर रहा था कि क्या मोशन सापेक्ष है या निरपेक्ष है? गत्यावस्था सापेक्षिक है या निरपेक्षिक है? मैं कहूँ मैं स्थिर अवस्था में हूँ। किस अवस्था में हूँ बच्चों? मैं आपके लिए स्थिर हूँ, मैं आपके लिए स्थिर हूँ। ये सूर्य है, ये क्या है? और ये सूर्य से तीसरे नंबर पे जो ग्रह चक्कर लगा रहा है वो कौन है? पृथ्वी। कौन है? पृथ्वी के किसी कोने पे मैं बैठा हुआ हूँ। बोलो हाँ। पृथ्वी के किसी कोने पे मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे सामने आप बैठे हुए, दो लोग बैठे हुए हैं, देखो, हाँ या ना। अब पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष में चक्कर लगा रही कि नहीं लगा रही है? बोलो हाँ। तो कोई अगर सूर्य में बैठा होता तो उसके लिए पहले हम यहाँ होते, थोड़ी देर के बाद कहाँ होते? यहाँ होते, हाँ या ना। मगर मेरे लिए आप सब किस अवस्था में हो? स्थिर हो। क्या हो? स्थिर हो। तो मेरे लिए तो तुम सब रुके हुए हो, मगर ऊपर से जो देख रहा है उसके लिए सब क्या हो? चल रहे हो। थोड़े देर के बाद यहाँ पे आ जाओगे, हाँ या ना। स्थिति वैसी है कि रेलवे के डिब्बे के अंदर आपका साथी आपके लिए रुका रहता है, मगर पूरी दुनिया के लिए आप चलते रहते हो। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए ये सापेक्षिक है। गति क्या है? सापेक्षिक है। गति क्या है? आप मेरे लिए रुके हो, आप भी मेरे लिए रुके हो, मगर मैं ब्रह्मांड के रिस्पेक्ट में चल रहा हूँ, चलायमान हूँ, हाँ या ना। अगर कोई मुझे ही पॉइंट आउट करके देखेगा तो दिखेगा, अरे ये देखो लोकेश सर अभी यहाँ थे, अब ये घूमते 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 365 साल के बाद हैप्पी न्यू ईयर फिर से आ गए हम लोग वहीं पर, हाँ या ना। तो हम लोग गत्यावस्था में हैं। क्या है भैया? गत्यावस्था में है। आई बात समझ में ना? मगर सापेक्ष अलग है। किसके रिस्पेक्ट में? सूर्य के रिस्पेक्ट में। सूर्य या अन्य प्लैनेट हैं, अन्य ग्रह हैं, उनके रिस्पेक्ट में हम गत्यावस्था में हैं। मगर आप मेरे सापेक्ष क्या हो? स्थिरावस्था में हो। किस अवस्था में हो? तो बताओ क्या समझ में आया? मोशन यानी गति एक सापेक्षिक टर्म है या अपेक्षिक टर्म है? एक निरपेक्ष है कि सापेक्ष है? सापेक्ष है। क्या है? मतलब दुनिया का कोई भी प्राणी ये नहीं कह सकता है कि मैं निरपेक्ष स्थिरावस्था में हूं, मैं हिलूंगा नहीं अपनी जगह से, मैं हिलूंगा, कह नहीं सकता है। क्योंकि भैया जिस समय तुम ये बोल रहे हो उस समय भी तुम घूम रहे हो, उस समय भी तुम घूम रहे हो, हाँ या ना। तो कोई भी रेस्ट में नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है। और इस तरीके से ये कोई नहीं कह सकता कि मैं निरपेक्ष रूप से स्थिरावस्था में हूं, ठीक है ना, क्योंकि गति जो है पूर्ण रूप से सापेक्षिक है। अब दो लोग चल रहे हैं, दो लोग चल रहे हैं, मगर एक दूसरे के प्रति वो स्थिर हैं। एक दूसरे के प्रति क्या है? स्थिर है। मेरे बगल में कोई मेरा दोस्त चलता जा रहा है, बोलो हाँ। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, वो भी चलता जा रहा है, हाँ या ना। मेरे सापेक्ष में उसका वेग कितना? 0। कितना? उसके सापेक्ष में मेरा वेग कितना? मैंने इधर से बॉल दे दी, उसने हाथ में बॉल पकड़ ली, बोलो हाँ। मैंने बॉल दे दी, उसने हाथ में बॉल पकड़ ली।
मतलब वो क्या था, रेस्ट में था, किस में था, स्थायी अवस्था में था, हाँ या ना। हम दोनों का वेग समान है तो हम इसके लिए रुके हुए हैं और वो मेरे लिए भी रुका हुआ है, मतलब गति तो है फिर भी गति नहीं है, फिर भी गति नहीं है। तो क्यों नहीं है गति? क्योंकि आप सापेक्ष किसके ले रहे हैं, मेरे सापेक्ष में आप स्थिर में हैं, आपके सापेक्ष में मैं स्थिर में हूँ। हम दोनों ही मोटरसाइकिल चला रहे हैं, मगर रोड पर जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके सापेक्ष मैं भी गति में हूँ और उसके सापेक्ष दूसरा भी गति में है। समझ गए? तो गति को समझने के पहले आप लोग को सापेक्षिता समझना बहुत जरूरी है कि भैया किसके सापेक्ष में। समझ गए? कोई व्यक्ति चल रहा है साथ में, कहाँ चले? कहीं नहीं, तुम तो यहीं खड़े हो, हम तो तुम्हारे साथ ही चल रहे हैं, तो कहाँ चले? जीरो। तुम भी चले हम भी चले, मतलब मोशन जीरो है। मोशन क्या है? हम दोनों के बीच में रिस्पेक्ट में, परंतु तीसरा आदमी जानता है कि मोशन है। तो अब बात ये आती है कि मोशन हम किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करें, गति हम किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करें? तो गति हमने समय के रिस्पेक्ट में डिफाइन करी। किसके रिस्पेक्ट में? क्योंकि समय निरपेक्ष है, सबके जैसे, सबके साथ एक से जैसा है, हाँ या ना। समय सबके साथ एक जैसा है, जितना एक सेकंड तुम्हारे लिए उतना एक सेकंड मेरे लिए, हाँ या ना। जितना मेरे लिए एक सेकंड है उतना एक सेकंड आपके लिए है कि नहीं है? तो इसलिए गति को, मोशन को समय के सापेक्ष प्रस्तुत किया जाता है, हाँ या ना। समय के सापेक्ष करते हो कि नहीं करते हो? तो अभी तक हम कह रहे थे कि अगर कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं के रिस्पेक्ट में, सापेक्ष में अपनी स्थिति बदल रही है, तो अपनी स्थिति बदल रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? वो वस्तु गतिमान है। क्या है वस्तु? चले गए ब्रह्मांड स्पेस में। कहाँ चले गए? स्पेस में। कोई नहीं है, कुछ नहीं है आसपास, ब्लैक, टोटली। टोटली कैसा? आप हो और कुछ नहीं है। भाई आपको चल कब समझ में आता है कि आप चल रहे हो? जब आप आगे चलते और चीज़ें कहाँ जाती हैं? पीछे। ट्रेन कब समझ में आती है चल रही होती है? जब आपकी ट्रेन आगे जाती है तो स्टेशन कहाँ जाता है? पीछे, हाँ या ना। तभी ना पता चलता है। अब ब्रह्मांड में कोई स्टेशन ही नहीं है स्पेस में, तो आप चल भी रहे होगे तो यहाँ भी काला, इधर भी काला, ऊपर भी ब्लैक, पूरा स्पेस ब्लैक। तो आपको समझ में आएगा कि चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? क्योंकि मैंने परिभाषा क्या दी कि अगर आप आसपास की चीज़ों के सापेक्ष में अपनी स्थिति बदलते हो तो आप गतिमान हो, हाँ या ना। अब ब्रह्मांड में ऊपर जाने के बाद, यूनिवर्स में, स्पेस में जाने के बाद क्या इधर कुछ है? बोलो। अरे है तो बहुत कुछ, मगर तुम्हें दिखाई कहाँ देगा? अब बच्चे कह रहे हैं सर क्यों, दूसरा ग्रह होगा ना, तो तुम्हें आंखों से कहाँ दिखाई देगा? दिखाई देता है क्या? कई प्रकाश वर्ष किलोमीटर दूर बैठा हुआ है दूसरा ग्रह, कहाँ दिखाई दे रहा है? इस अंधेरे कमरे में ही मैं अंधेरे कमरे में कर दूं अंधेरा कमरा, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कोई चीज़ कहाँ पे है, तो वहाँ क्या पता चलेगा? तो अब यह चीज़ें हैं, अब आपके इधर भी ब्लैक है, इधर भी ब्लैक है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में आया? मतलब जब ऊपर आसमान में, ऊपर स्पेस में कोई चीज़ ही नहीं, तो कैसे कहोगे कि हम किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में, किसी चीज़ के सापेक्ष में चल रहे हैं? क्योंकि आपके आजू बाजू कोई देखने वाला है ही नहीं, हाँ या ना। तो फिर कैसा सापेक्ष बनाया जाए? मैंने कहा अगर कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष में अपनी स्थिति परिवर्तन करती है तो वह वस्तु गत्यावस्था कहलाती है। परंतु यही आप ब्रह्मांड में स्पेस पे चले गए तो आसपास में कोई कुछ नहीं है, तो फिर मोशन को, स्थिति को कैसे डिफाइन करोगे? मोशन को, गति को। अगर कोई वस्तु समय के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? ब्रह्मांड चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, समय तो रहेगा ना। बोलो भैया, समय तो चलेगा ना। घड़ी अपनी रफ्तार को तो नहीं रोकेगी, आपकी उम्र तो नहीं रुकेगी, हाँ या ना। वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी तो आप बड़े होंगे। तो अगर कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदलती है तो वह वस्तु किसमें कहलाती है? गत्यावस्था। समझ में आ गया? तो लिख लीजिए भाई परिभाषा गत्यावस्था की। यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदले
यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदले तो यह वस्तु गत्यावस्था में कहलाती है। गति एक अवस्था है तो यह वस्तु गत्यावस्था में कहलाती है। किसके सापेक्ष अपनी स्थिति को बदले? हाँ, अब भैया एक वर्ड आया यहां पे, स्थिति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोजीशन। पोजीशन मतलब कहां पर हो, कहां पर हो। हमने देखा ट्रेन को, बोले क्या पोजीशन है भाई ट्रेन की? बोले ट्रेन सतना में खड़ी है। ट्रेन कहाँ खड़ी है? बड़ा बृहद ज्ञान है बच्चों स्थिति का। स्थिति समझ में आ गई तो चैप्टर समझ में आ गया। समझ में आया? अब हम पूरी चर्चा करेंगे स्थिति पर। किस पर चर्चा करेंगे? स्थिति पर। स्थिति यानी इंग्लिश में पोजीशन, आप कहां पर हैं, और थोड़े देर बाद अगर आप गतिमान हैं तो आपकी स्थिति बदल जाएगी। हाँ या ना? मतलब स्थिति का बदलाव क्या है? गति है। स्थिति का बदलाव क्या है? और उस स्थिति के बदलाव को हम अब सारी दुनिया छोड़ के, आपको छोड़ के केवल किसके सापेक्ष नापेंगे? समय के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? आप झूठ बोल सकते हैं, आप झूठ बोल सकते हैं, मगर समय झूठ नहीं बोलेगा। आप बदल सकते हैं, समय नहीं बदलेगा। इसलिए मैं स्थिति को समय के सापेक्ष नापने की बात कर रहा हूं कि स्थिति का परिवर्तन समय के सापेक्ष होगा। वापस आता हूं टॉपिक पे। मैंने कहा क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, तो आपने कहा कि ट्रेन अभी सतना में है। ट्रेन अभी, लो भैया ट्रेन अभी सतना में है, तो गलत कहा आपने। ट्रेन अभी सतना में है, मगर मैं बोलूंगा भैया सतना में है तो कहाँ के सापेक्ष में सतना में है? रीवा के सापेक्ष में सतना में है, भोपाल के सापेक्ष में सतना में है, कटनी के सापेक्ष में सतना में है। आपको बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? हाँ या ना? आपको एक पॉइंट बताना पड़ेगा कि यहाँ की रिस्पेक्ट में यहाँ से है। मैंने कहा तुम्हारा घर कितना दूर है? आपने कहा 2 किलोमीटर। कितना कहा? 2 किलोमीटर। मेरा सवाल, कहाँ से 2 किलोमीटर? अब ये जनरल अंडरस्टैंडिंग में बात सही है कि सब लोग समझ जाते हैं कि सर आप यहाँ खड़े होके पूछ रहे हो तो यहीं से तो बताएंगे, मगर आप ये भी चीज़ समझो। मैंने दिल्ली से फ़ोन किया आपको, मैंने कहा बेटा सुरभि तुम्हारा घर कितने किलोमीटर दूर है? तो आप फ़ोन में क्या बोलोगे मुझसे? सर दिल्ली से यहाँ तक का जोड़ करके कि केवल इतना, बस 2 किलोमीटर बोल दोगे? सोचो, दिल्ली वाला नहीं बोलोगे प्रैक्टिकली, यही बताओगे कि सर यहीं से पूछ रहे होंगे। हाँ या ना? यही ना बताओगे। बट मैं कहाँ पर बैठा हुआ हूँ? दिल्ली में। कहाँ बैठा हुआ हूँ? तो अब ये चीज़ आपको समझना है कि आप किसी चीज़ की स्थिति किस बिंदु के सापेक्ष बता रहे हो, क्योंकि स्थिति भी सापेक्षिक है। स्थिति भी, हाँ, तो भैया स्थिति मतलब पोजीशन, कहाँ पर हो, और स्थिति भी सापेक्षिक है। स्थिति भी सापेक्षिक है। और स्थिति को बताने के लिए, जैसे सापेक्षिक के बताने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे स्थिति को बताने के लिए भी आपको एक स्टैंडर्ड रेफरेंस कह लो। क्या कह लो? रेफरेंस। रेफरेंस को हिंदी में बोलते हैं निर्देश। क्या बोलते हैं? निर्देश बिंदु की जरूरत पड़ेगी। निर्देश बिंदु की जरूरत पड़ेगी। हाँ या ना? जैसे कभी भी कोई सरकारी लेटर देखा होगा तो लिखा रहता है जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर। आपका विद्यालय जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। समझ में आया? जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी, ये निर्देश है। क्योंकि आदमी भटकता हुआ आ गया, नया आदमी जो शहर से परिचित नहीं है आ गया, अब उसे जाना है शहर के किसी स्कूल में, तो बोलेगा स्कूल कितने किलोमीटर है भैया? तो पहली चीज़ वो उतरे कहाँ, कहाँ से जाने? पहली चीज़ वो उतरे कहाँ? शहर तो बहुत बड़ा है ना। पहली चीज़ वो आए कहाँ? तो वो जिस बिंदु पर आएगा, जिसको वो अपना ठिकाना चुनेगा पहला, वो कहलाएगा निर्देशित बिंदु। क्या कहलाएगा? निर्देशित बिंदु। उसे हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं?
समझ में आया? वही पॉइंट है, जैसे आप खेल खेल में गोला बनाना होता है तो आप बीच में खड़े हो गए, आप बन गए रेफरेंस पॉइंट, बोलेंगे चलो चलो तुम लोग गोल 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 जम जाओ। आ गया समझ में ना? तो वो निर्देश बिंदु कहलाता है, रेफरेंस पॉइंट, जिसके सापेक्ष में आप मोशन को डिफाइन करते हो, नहीं स्थिति को। किसको? स्थिति के बाद में मोशन आएगा, पहले स्थिति है, अब स्थिति बदलेगी तो मोशन यानी गति। चलिए, तो भैया नंबर 1 कहाँ पर हो? सापेक्षिक है। कहाँ पर हो? सापेक्षिक है। आप मेरे सापेक्ष में अलग दूरी पर हो, कोई दूसरा बैठा हुआ है दूसरी जगह, उसके सापेक्ष में आप अलग दूरी पर हो। सापेक्ष बदल दोगे तो स्थिति बदल जाएगी। बोलो हाँ या ना? अगर सापेक्ष बदल दोगे तो स्थिति बदलेगी, नहीं बदलेगी? हाँ भैया, नहीं बदलेगी क्या? बदल जाएगी। सापेक्ष बदल दोगे तो स्थिति बदल जाएगी। रेफरेंस बदल गया तो दूरी बदल गई। समझ में आया भाई? अर्थ पृथ्वी से चांद की दूरी कुछ है, सापेक्ष क्या मान लिया अपन ने? निर्देश क्या मान लिया? पृथ्वी। और मंगल से चांद की दूरी कुछ और है, तो मंगल के रिस्पेक्ट में स्थिति कुछ और है और पृथ्वी के रिस्पेक्ट में स्थिति कुछ और है। हाँ या ना? छोटे वाले मामा जी का घर आपकी स्थिति में कुछ और है, उन आपके रिस्पेक्ट में, आपके सापेक्ष में। बड़े वाले मामा जी का घर आपके सापेक्ष में कुछ और स्थिति पर है कि नहीं है? एक यहाँ रहते हैं, एक वहाँ रहते हैं, तो दोनों की स्थिति क्या हो गई? अलग अलग हो गई। हालांकि यहाँ पर सापेक्ष एक ही है, मगर उनकी दूरियां अलग अलग हैं, तो भी स्थिति क्या है? अलग अलग है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि स्थिति नंबर 1 कहाँ पर होती है, और वो एक सापेक्षिक है। और सापेक्षिक चीज के लिए सबसे पहले आपको एक निर्देशी बिंदु की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी बेटा? निर्देशी बिंदु। निर्देशी बिंदु मतलब जिस बिंदु से निर्देश दिया जाएगा, जिस बिंदु से ऑर्डर आएगा एक तरीके से, या जिस बिंदु के आसपास आप अपनी स्थिति को डिफाइन करेंगे। अब सवाल उठा कि निर्देशी बिंदु क्या है? वह बिंदु जिसके सापेक्ष हम अपनी स्थिति को निर्धारित करते हैं, जिसके सापेक्ष हम अपनी गति को दिखाते हैं, निर्धारित करते हैं, वह बिंदु निर्देशित बिंदु कहलाता है। बेटा हैंड ओवर कर दो इसको। तो वह बिंदु जिसके सापेक्ष में हम अपनी गति को निर्धारित करते हैं, अपनी गति को दिखाते हैं, अपनी स्थिति परिवर्तन को दिखाते हैं, अपनी तात्कालिक स्थिति को दिखाते हैं, अपनी बदलती हुई स्थिति को दिखाते हैं, पूरे के पूरे गति को दिखाते हैं, पूरे के पूरे मोशन को एक्सप्लेन करते हैं, वह बिंदु क्या कहलाता है? निर्देशी बिंदु। रेस हुई, रेस में जो स्टार्टिंग लाइन थी यहां से चली, हाँ या ना? इस लाइन को बोलते हैं रेफरेंस लाइन। क्या बोलते हैं? सारा का सारा रेस इसी लाइन के अकॉर्डिंग देखा जाता है। बोलो हाँ या ना? इसी ट्रैक में ना देखा जाता है कि यहां से कितना दूर चल गए। बोलो हाँ। दौड़ हुई, कौन 1 मिनट में दौड़ गया, कोई 10 मिनट में दौड़ गया, ये रेफरेंस लाइन है। इस लाइन के सापेक्ष में जो सबसे दूर चलेगा वो नंबर 1 का विनर, जो पीछे आएगा नंबर 2 का। हाँ या ना? तो भैया बिना रेफरेंस के तो कोई काम होना नहीं है, बिना निर्देश के कोई काम होना नहीं है, बिना निर्देशी रेखा के कोई काम होना नहीं है। तो इसको बोलते हैं निर्देशी रेखा, निर्देशी बिंदु। जहां पर रेखा की जरूरत हो निर्देशी रेखा, जहां पर बिंदु की जरूरत हो निर्देशी बिंदु। तो आइए निर्देशी बिंदु ले लेते हैं। तो हमारे फिजिक्स में हम जिस बिंदु से स्टार्ट कर दें उस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? क्योंकि हम जहां हैं वहीं से स्टार्ट कर दिया तो हम क्या बन गए? मूल बिंदु। क्या बन गया भैया? मूल बिंदु। यस। तो ये देखिए अपने पास मूल बिंदु ये कहलाता है मूल बिंदु। इसे O से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? O 0,0। समझ में आया? O 0,0 ये मूल बिंदु है। ठीक। अभी देखिए मैंने यहां पे 2 जीरो लिए हैं, एक x का और एक किसका? तो यहाँ ये x अक्ष का है, ये अक्ष किसका है? तो मेरा स्पष्ट है इरादा कि मैं द्विमीय गति बताना चाह रहा हूं। किसको बताना चाह रहा हूं? द्विमीय गति। अगर मैं इसको मिटा दूं और केवल बात करूं यहां पे x बराबर 0, x बराबर x मतलब स्थिति, x मतलब स्थिति, मतलब स्थिति क्या है? 0 है। मतलब आप वहीं पर खड़े हुए हैं। कहां पर? रेफरेंस पे। कहां पे? रेफरेंस पे। समझ में आया? तो ये x बराबर 0 ये क्या है? एक विमीय गति। क्या है ये?
क्योंकि केवल मैं x बदलूंगा, केवल मैं x बदलूंगा। तो गति के प्रकार क्लियर हो गए, एक विमी, द्विविमी एवं। अगर केवल गति में x निर्देशांक बदले, मतलब कौन सी गति? एक विमीय गति। अगर गति में x और y या कोई भी दो निर्देशांक बदले तो द्विविमीय गति। और अगर गति में तीनों निर्देशांक बदले तो कौन सी गति? बोलो, आ गया समझ में? तो ये हुई बात बच्चों एक विमीय, द्विविमीय एवं त्रिविमीय गति की। डन? ठीक। अब आइए एक बार फिर से जो जहां पर हम पढ़े थे भौतिक राशियां, क्या पढ़े थे, उनको दूसरे नजरिए से देखेंगे। निर्देशी बिंदु की बात हो गई है, ठीक है। थोड़ा सा और बता देता हूं। एक विमीय गति की स्टार्ट में ये x अक्ष है, ये क्या है? x अक्ष। ये आपकी प्रारंभिक स्थिति है x बराबर 0, x बराबर। अगर आप दाएं तरफ चलते हैं, अगर आप दाएं तरफ चलते हैं तो ये आप देखिए, अब प्रारंभिक स्थिति है x बराबर 0 है। मान लीजिए मैं एक कदम चल गया, कितने कदम? तो ये मेरा पहला विस्थापन x1 बराबर कितना? 1, x1 बराबर 1। क्लियर हुआ? x1 बराबर 1, एक कदम आगे चल गया। अब यहाँ ये मेरी है प्रारंभिक स्थिति और ये मेरी क्या है? अंतिम स्थिति। बोलो हाँ या ना? एक कदम ही चला, ये कौन सी स्थिति? प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति को बेटा x0 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिक्स में कहीं पर भी कोई चीज प्रारंभिक है उसके आगे लगा दो नॉट। क्या लगा दो? नॉट। आज आपने पहली बार भार नापने वाली मशीन में अपना वेट चेक किया। क्या चेक किया? आप आए 45 किलो के। कितने किलो के? आज आपका पहली बार आपने भार चेक किया 45 किलो का है, तो आप लिख दीजिए m0 बराबर 45 kg। कितने kg? क्योंकि हम तो आज ही जागे हैं भार चेक करने के लिए, और जब आज ही जागे हैं तो हमारा शुरुआत यही है। तो m0 बराबर कितना? 45 kg। तो इसलिए प्रारंभिक को बेटा नॉट लगाते हैं। बोलते जीरो है, लगाते जीरो है, मगर बोलते क्या है? नॉट। क्या लगा देंगे? नॉट यानी प्रारंभिक। नॉट यानी, तो भैया प्रारंभिक विस्थापन कितना था? 0। और अंतिम विस्थापन x1 कितना हो गया? 1। बोलो हाँ, हुआ कि नहीं हुआ? विस्थापन नहीं बेटा, स्थिति। क्या बोलना था? प्रारंभिक स्थिति 0, अंतिम स्थिति 1। अंतिम स्थिति 1 आया। क्या स्थिति परिवर्तित हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? भैया स्थिति परिवर्तित हुई ना, साफ दिख रहा है। स्थिति परिवर्तित हुई। स्थिति किसके सापेक्ष में परिवर्तित हुई? समय के सापेक्ष में। कितने के सापेक्ष में? तो क्या गति हुई कि नहीं हुई? गति हुई। गति। अब एक चीज तो ये है, स्थिति हो गई। दूसरा देखो भैया, मान लो यहां आ गए। क्या आ गए? पहले मैं अपने निर्देशी बिंदु के एक दिशा में चल रहा था, अब मैं अपने निर्देशी बिंदु की दूसरी दिशा में चल रहा हूं। हाँ या ना? हाँ या ना? तो दाएं तरफ आगे की तरफ को बोला गया धनात्मक और पीछे की बोला गया ऋणात्मक। अब आपकी स्थिति जो होगी वो x1 बराबर कितना? -1। कितना? इकाई लिख दो जो लिखना हो। सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, मीटर हो तो मीटर, किलोमीटर हो तो किलोमीटर। समझ में आ गया? तो स्थिति धनात्मक भी होगी और स्थिति ऋणात्मक भी, और कुछ नहीं होगा, वहीं पर रहोगे तो स्थिति 0 भी होगी। हाँ या ना? मतलब एक दिशा में अलग व्यवहार, दूसरी दिशा में अलग व्यवहार, है कि नहीं है? एक दिशा में अलग व्यवहार, एक दिशा में अलग व्यवहार। अब स्थिति को व्यक्त करने के लिए आप ये नहीं कह सकते हो, बोले कितने कदम चले? बोले 1 कदम। कितने कदम चले? 1 कदम चले। स्थिति बताई भैया, बस 1 कदम आ जाना आप तो वहां से। भैया पप्पू पान के ठेले से कितने कदम? 1 कदम आ जाना, बस मैं मिल जाऊंगा आपको। भैया बस पप्पू पान के ठेले से 10 कदम चलना, मैं आपको खड़ा मिलूंगा। सवाल, भैया पप्पू पान के ठेले से 10 कदम आगे या 10 कदम पीछे, ये तो तुमने बताया नहीं, है ना सवाल? 10 कदम आगे या 10 कदम पीछे, ये आपने बताया नहीं। बताना पड़ेगा। तो भैया यहाँ पर 10 कदम आगे एक अलग दिशा में ले जाएगा और 10 कदम पीछे एक अलग दिशा में ले जाएगा। अगर आप मुझे ये नहीं बताते हो आगे या पीछे, तो मैं आपको करेक्ट जानकारी नहीं दे सकता हूँ। बोलो हाँ। तो फिजिक्स में कुछ चीज़ों के कंप्लीटली जानकारी के लिए दिशाओं का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। ऐसी राशियों को बोलते हैं सदिश राशि। क्या बोलते हैं?
इसलिए किसी भी चीज की स्थिति कौन सी राशि है? सदिश राशि। मैं स्टेशन में उतरा पहली बार, मैंने मामा जी को फोन लगाया, मामा जी मैं आना चाह रहा हूं घर आपके। कहाँ है घर आपका? बस बेटा स्टेशन से 5 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? चल के आ जाओ तुम। बस बेटा स्टेशन से मैं 5 किलोमीटर पे ही रहता हूं। अब भैया 5 किलोमीटर स्टेशन पे तो पूरा शहर बसा हुआ है कि नहीं बसा हुआ है? बोलो। मैं किसके घर में घुस जाऊं भाई? यहाँ भी 5 किलोमीटर, यहाँ भी 5 किलोमीटर, यहाँ भी 5 किलोमीटर, हर तरफ 5 किलोमीटर में तो भाई साहब 1.5 लाख घर हैं। मैं कहाँ चला जाऊं? तो क्या ये जानकारी पूर्ण है कि अपूर्ण है? क्या मामा जी ने जो स्थिति बताई वो सही है कि गलत है? गलत है। स्थिति के लिए 2 चीजों का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 1 कितना, नंबर 1, और नंबर 2 कहाँ। समझ में आया? मामा जी कितने कदम चलना है और मामा जी कहाँ चलना है। कितने कदम यानी परिमाण, कितने कदम यानी कहाँ, यानी कौन सी दिशा, कौन सी। तो कुछ राशियां होती हैं जिसमें परिमाण, परिमाण तो जानते हो, पढ़ा चुका हूं चैप्टर नंबर 1 में। n परिमाण का मतलब n। भाई 1 किलोमीटर तो परिमाण हुआ 1, 2 किलोमीटर मतलब परिमाण हुआ 3 किलोमीटर मतलब परिमाण हुआ। मामा जी कहाँ, कितना, और दूसरा साथ में क्या? दिशा। साथ में क्या? दिशा, डायरेक्शन। कहाँ? बोलो हाँ। ठीक है। तो ऐसी राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत होती है, ऐसी राशियों को बोलते हैं क्या? सदिश राशि। क्या बोलते हैं? इसलिए स्थिति क्या है? सदिश राशि है। क्योंकि स्थिति बताने के लिए बताना पड़ेगा कि कितनी दूर हो और कहाँ हो। कितनी दूर हो, कहाँ हो। पापा ने फोन किया आपको, बेटा कहाँ हो, बेटा किस पोजीशन पे हो, कहाँ कहाँ हो, तो 5 किलोमीटर में है पापा। बस नहीं, 5 किलोमीटर में तो बहुत सारी जगह हैं। तो आपको बताना पड़ेगा सिविल लाइन चौराहे में खड़ी हूं या खड़ा हूं, हाँ या ना। तो सिविल लाइन तो उनका गया हुआ है, तो समझ जाएंगे 3 किलोमीटर भी है और दिशा ये है। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो इसलिए स्थिति एक सदिश राशि है। स्थिति कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो सब सवाल उठता है कि मूल राशियां, मैंने बताया था आपको पहले चैप्टर में, मूल राशियां जन्म के आधार पे, किसके आधार पे बताया था कि जब भैया कोई मूल राशियां नहीं, भौतिक राशियां जन्म के आधार पे, उनके ओरिजिन के बेस पे वो बनती कैसे, उसके बेस पे मैंने 2 तरीके बताए थे, एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। एक मूल राशि और एक, अब भैया अब आ गया है भौतिक राशि का दूसरा वर्गीकरण। भौतिक राशि दिशा के आधार पे। किसके आधार पे? कि दिशा की जरूरत है, या अभिव्यक्ति के आधार पे, या व्यक्तकरण के आधार पे कि भैया अभिव्यक्त हो पाएगी कि नहीं हो पाई के आधार पर। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला बेटा टाइम क्या हो रहा है, समय क्या हो रहा है, तुमने देख के बताया सर 9:30 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? क्या इसमें दिशा की कोई ज़रूरत है? तुम्हारी घड़ी में भी 9:30, सबकी घड़ी में 9:30, बोलो हाँ या ना। दिशा की कोई ज़रूरत है? नहीं है। तो ऐसी राशियाँ जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए दिशा के बोध की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ऐसी राशियाँ क्या कहलाती हैं? अदिश। क्या कहलाती हैं? और भैया इनमें केवल 2 ही चीज़ें काफ़ी है, Q बराबर NU। N मतलब परिमाण, N मतलब, U मतलब इकाई। इकाई नहीं बोलोगे तो समझ में क्या आएगा कि किलोग्राम है कि मीटर है, नाप क्या रहे हो। इकाई मतलब मात्रक, इकाई बोले तो मात्रक। ये तो सब में लगेगा, बोलो हाँ या ना। इकाई भी रहेगा, मात्रक भी लगेगा, हाँ या ना। जैसे मैंने बताया समय 3 बज गए, यानी 3 आवर या 3 AM या 3 PM, हाँ या ना। ये क्या बताता है? परिमाण को। और ये क्या बताता है? मात्रक। क्या बताता है? मात्रक। तापमान कितना है? बोले सर 40 केल्विन। कितने केल्विन?
बहुत कम तापमान है, हालांकि इतना तो होगा नहीं, है ना, अपना तो बहुत ज़्यादा रहता है। चलो सही कर देनी है। 300 केल्विन, कितना केल्विन? केल्विन। ये क्या है? परिमाण। ये क्या है? मात्रक। अब आगे आओ, इसमें आ जाओ। मैंने कहा आपको घूंसा मारूंगा। क्या मारूंगा? घूंसा मारूंगा। सवाल 2, सर कितने परिमाण का मारोगे? कितने न्यूटन का घूंसा मारोगे? सर पहले तो ये बता दो तो हम अच्छा तैयार होके आ जाएं। हाँ या ना? तैयार होके आ जाएं, पीठ वीठ मजबूत कर लें। कितने का मारोगे घूंसा? दूसरा और सही जवाब, और मतलब और ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल, सर कहाँ पर मारोगे? नाक पर मारोगे, सिर पर मारोगे, पीठ पे मारोगे, पेट पे मारोगे, कहाँ पर मारोगे घूंसा सर? हाँ या ना? क्योंकि अलग अलग स्थानों की सेंसिटिविटी अलग अलग है। भैया नाक पे मारने वाले हो तो हम लगा के आ जाएं कुछ ना कुछ, वो बॉक्सिंग वाला। हाँ या ना? क्योंकि नाक पे पंच घलेगा तो ज़्यादा दर्द होगा। हाँ या ना? पीठ पे मारने वाले तो कोई दिक्कत नहीं, लो मार लो भैया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ या ना? ये तो मैंने कहा घूंसे की बात, तो घूंसे में 2 चीजें आई, सर कितने जोर का मारोगे? कितने जोर का मारोगे? तो Q बराबर N मतलब परिमाण, U मतलब क्या? इकाई, है ना? U मतलब इकाई, क्योंकि घूंसा न्यूटन में ही तो लगेगा, मात्रक। और साथ में किसकी जरूरत है? दिशा की। किसकी जरूरत है? दिशा की। तो ऐसी राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, ऐसी राशियों को क्या बोलते हैं? सदिश राशि। समझ में आया? ऐसी राशियों को क्या बोलते हैं? सदिश राशि। चलिए, ऐसी राशियों को बोलते हैं सदिश राशि। बहुत चीजें राशियां हैं। तो भैया सदिश राशि में सबसे पहले हमने क्या पढ़ ली? स्थिति। क्या पढ़ ली? स्थिति। इसलिए स्थिति को x से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? x से शो करते हैं स्थिति। ठीक है ना? अब और आने वाली राशियां हैं, धीरे धीरे बात करेंगे। स्थिति के बाद आने वाला है विस्थापन। क्या आएगा बेटा? विस्थापन के बाद आएगा वेग। फिर क्या आएगा बेटा? त्वरण। फिर क्या आएगा बेटा? बल। फिर क्या आएगा? संवेग। क्या आएगा? सब ये सदिश राशियां हैं। कैसी राशियां हैं? और सदिश राशियों को दिखाने के लिए इनके ऊपर लगाते हैं टोपी। क्या लगाते हैं? तीर। पहले तीर लगाएंगे, बाद में टोपी भी लगाएंगे। अभी तीर लगाओ। अभी क्या लगाओ? तीर लगाओ। बाद में टोपी भी लगाएंगे, बताएंगे टोपी क्यों लगाते हैं। जो इंसान टोपी लगाया होता है उसको देख के पता चल जाता है वो कहाँ जा रहा है। हाँ या ना? आपके घर में कोई छोटा भाई टोपी सीधे लगाए हुए है, ऐसे खड़ा है सामने, तैयारी में है, समझ गए ना? एक गेट इस तरफ है, एक गेट इस तरफ है, तैयारी में है, इस तरफ टोपी लगी हुई है। पूछे तुमने क्यों, कहाँ जा रहे हो? बस पीछे जा रहा हूँ। और टोपी कहाँ है? सामने। कहाँ है? तो सदिश की दिशा कहाँ है? सामने। और बोल कहाँ रहा है? पीछे। समझ में आया? गलत है ना ये? तो जहाँ टोपी की दिशा वहीं गति की दिशा। हाँ या ना? ठीक है ना? तो अभी टोपी से पहचानेंगे कि जा कहाँ रहे हो। क्लियर हुआ? तो भैया स्थिति, विस्थापन बताऊंगा मैं अभी आपको। विस्थापन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एस वेक्टर। क्या इससे? एस वेक्टर। फिजिक्स को बेटा इंग्लिश में, सॉरी सदिश को इंग्लिश में वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब आप एस सदिश बोलो, इससे अच्छा तो एस वेक्टर लग रहा है यार बोलने में। सदिश तो बोलने में बड़ा टफ लग रहा है। हाँ या ना? सदिश मतलब दिशा के साथ, दिशा के सदिश, सपरिवार कहते हैं ना, सपरिवार। आइए, परिवार के साथ, सदिश दिशा के साथ। क्लियर ना? चलो, उसी को बोलते हैं दिशा सहित। दिशा सदिश, दिशा सहित। और एक हो जाता दिशा रहित। दिशा मतलब जिसमें दिशा ना हो उसको बोलेंगे अदिश। आइए, वेग बेटा कैसे रिप्रेजेंट करोगे? वी वेक्टर। कैसे वेक्टर? वी वेक्टर। त्वरण ए वेक्टर। त्वरण ए वेक्टर। बल एफ वेक्टर। संवेग पी वेक्टर। अभी तक आपने राशियां तो पढ़ी,
मगर उनका अदिश प्रभाव पढ़ा। कौन सा प्रभाव पड़ा? केवल यही पढ़ा, एक जोर का घूंसा मारूंगा, एक जोर का घूंसा, ये नहीं तो पढ़ा कि सर कहाँ मारोगे। अब पढ़ोगे सर घूंसा भी मारोगे